मेरा नाम शीतल है। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने का फ़ैसला किया। मैं अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता का कहना था कि बस बहुत हो गई पढ़ाई, अब शादी करके अपना घर बसाओ और अपनी ससुराल में सुखी रहो। हम 4 बहनें थीं और 3 भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी। मेरे बाद मेरे और भाई बहनों की भी शादी होनी थी। मेरे माता पिता चाहते थे कि जल्दी जल्दी अपने जीते जी ही वो अपने सारे बच्चों की शादी कर दें, ताकि वो इस फ़र्ज़ से फ्री हो जाएं। अब अपने माता पिता के इस फैसले के आगे मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मेरे रिश्ते भी बहुत आते थे। मैं अपनी सब बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी मम्मी का कहना था कि पता नहीं हमारी बड़ी बेटी किस पर गई है कि ऊपर वाले ने उसे इतना खूबसूरत बनाया है। मेरी खूबसूरती की वजह से ही मेरी हर जगह से रिश्ते आते थे। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ पर लोग मेरी तारीफ़ों किया करते थे और अपनी तारीफ़ सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी होती थी। यहाँ तक कि मेरी सगी बहनें तक मेरी खूबसूरती से जलती थी। एक दिन मैं एक शादी के फंक्शन में गई हुई थी। वहाँ पर एक लड़का आया हुआ था। उसका नाम अर्नव था। हम लड़के वालों की तरफ से गए हुए थे और वो लड़का दूल्हे का दोस्त था। वो लड़का बार बार एक ठोक नज़र से मुझे देखता चला जा रहा था। वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं थी कि पहली बार मुझे किसी लड़के ने इतनी घूर कर देखा हो। मेरी खूबसूरती देखकर तो हर लड़का ही मुझे घूर कर देखता था। उस शादी में एक तरफ स्टेज बना हुआ था और लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे और दूसरी तरफ स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। वो लड़का अपने दोस्त के कान में न जाने क्या कह रहा था और दूसरी तरफ पलटकर उसने मुझे देखा था। मेरी नज़र उस पर ही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि न जाने मेरी नज़रें उसे बार बार क्यों तलाश कर रही थी। वो लड़का बहुत हैंडसम था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी। लेकिन अब तक इस जैसे न जाने कितने लड़के मुझ पर लाइन मार चुके थे, लेकिन आज तक मैंने किसी को भी लिफ्ट नहीं कराई थी। मैं हर लड़के को इग्नोर कर दिया करती थी, क्योंकि मैं हर दिल की ख्वाहिश बनना चाहती थी। मैं किसी भी एक को पसंद करके सिर्फ उसी की नहीं होना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हर लड़का नज़र उठाकर सिर्फ मुझे ही देखे और मेरी ही तारीफ़ करे। भला इतनी खूबसूरत होने का कुछ फ़ायदा मुझे भी उठाना ही था। फाइनली फंक्शन ख़त्म हुआ और हम लोग घर आ गए। अगले दिन पता चला कि मेरा रिश्ता आया है और लड़का भी साथ आया था। मेरे पेरेंट्स तो वैसे भी मेरी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। मैंने खिड़की से झांककर ड्राइंग रूम के अंदर देखा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है अर्नव, जो कल मुझे शादी में मिला था। ये मेरी खूबसूरती का इतना दीवाना हो गया था कि ये अगले ही दिन मेरे घर रिश्ता लेकर आ गया था। इसके साथ था तो कोई नहीं, एक बहुत खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये लड़की थी कौन। इस लड़के को तो मैं अच्छी तरह से जानती थी। मुझे लगा कि शायद ये इसकी बहन होगी, मगर कुंवारी बहन के आने का क्या मतलब। ये फैसले तो बड़ों के होते हैं। ये लड़की तो कुंवारी लग रही थी। इसके साथ कोई बच्चा भी नहीं था। मुझे लगा शायद बस ये दोनों भाई बहन ही रिश्ता लेकर आए थे। मैं खिड़की की तरफ ये सब कुछ झांक कर सोच ही रही थी। इतनी ही देर में दरवाजे से मेरी मम्मी बाहर आई और उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी जाओ और अच्छे से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। मैंने कहा, मम्मी ये लड़के के साथ लड़की कौन है? मेरी मम्मी कहने लगी, ये लड़की नहीं है, ये इस लड़के की भाभी है। तुम जाओ जल्दी से अच्छे से तैयार होकर किचन में चली जाना और चाय की ट्रे हाथ में लेकर बहुत समझदारी के साथ ही अंदर आना और किसी तरह की कोई गड़बड़ मत करना। ये लड़का बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे पापा को बहुत पसंद आया है। हम लोग चाहते हैं कि ये तुम्हें पसंद कर ले और हम तुम्हारी शादी यहीं कर दें। मैं समझ गई थी कि मेरे मम्मी पापा को इस लड़के ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों में ले लिया है। इसलिए मैं कमरे में चली गई और मैंने एक अच्छा सा सूट निकाल कर पहन लिया, जिसमें मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं मम्मी के कहने के मुताबिक जल्दी से तैयार होकर हाथ में चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में, जहाँ पर मेहमान बैठे हुए थे, वहाँ चली गई। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम के अंदर गई, मैंने नोटिस किया कि अर्नव की नज़र मेरे ऊपर से हट ही नहीं रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि सच में ये मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया है, इसलिए इसको मुझे पाने का शौक़ जाग उठा है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर आ रही थी कि ये जो औरत अर्नव के साथ बैठी हुई थी, ये उसकी भाभी थी। मैं तो इसे उसकी छोटी बहन समझ रही थी। अर्नव की भाभी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसी तरह से हमारा रिश्ता फिक्स हो गया। दरअसल
अर्नव की भाभी की शादी को 10 साल हुए थे। उनके पति की मौत हो गई थी। जब वो 17 साल की थी तब उनकी शादी अर्नव के बड़े भाई के साथ कर दी गई थी और वो काफ़ी सालों पहले मर चुके थे। और अर्नव ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दूसरे शहर में नौकरी करना शुरू कर दी थी। वो इस शहर में नहीं रहते थे। वो महीने में 1 या 2 दिन के लिए अपने घर का चक्कर लगा लिया करते थे और उन्होंने हमेशा अपनी भाभी को माँ का दर्जा दिया था। उनकी भाभी ने भी अर्नव के साथ कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया था। वो अर्नव को हमेशा अपना बेटा मानती थी। वो लगभग 45 साल की थी और इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। जबकि वो जवानी में विधवा हो गई थी, तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी। फिलहाल मेरी शादी तो अर्नव के साथ हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शादी के बाद भी इसी तरह से लोगों की नज़रों का निशाना बन जाया करूँगी, लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई थी। जब मैंने अपनी जेठानी को देखा था, वो अपने देवर की पसंद पर हमारे घर रिश्ता लेकर आ गई थी। मेरे पेरेंट्स ने अर्नव के साथ मेरी शादी इसलिए भी कर दी थी क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ एक भाभी ही तो थी। और उन्होंने मेरे फैमिली वालों के सामने बैठकर इतने अच्छे तरीके से बात की थी कि उनको देखकर मेरे मम्मी पापा का दिल उनकी बातों पर फिदा हो गया था। उनका कहना था कि जितनी ये चेहरे से खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा इनका दिल खूबसूरत है। तुम्हारी जेठानी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। यही सब सोचते हुए मेरी शादी इस घर में हो गई थी। अर्नव ने पहली बार मुझे शादी में देखा था। वो अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए इस शहर में आए हुए थे और उन्होंने उस दिन शादी में अपने दोस्त के कान में मेरे बारे में बताया था कि वो मुझे पसंद करने लगे हैं और मुझे अपने दोस्त को दिखाकर उनसे मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। फिर घर जाते ही उन्होंने अपनी भाभी को मेरे बारे में बताया। उनकी भाभी तो वैसे भी उनकी हर बात मानती थी, इसलिए वो उनके कहने के मुताबिक अगले दिन ही हमारे घर पर आ गई और मुझे अपने देवर की खातिर पसंद करते हुए उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दी थी। इसी तरह से हमारी शादी हुई थी। अर्नव की फैमिली और उनका घर बहुत अच्छा था। मेरे घर वालों को कोई एतराज़ भी नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें भी अर्नव अच्छे लगे थे। अपनी खूबसूरती पर फिदा हो जाने वाले इंसान को पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन शादी वाले दिन मेरी खुशी खाक में मिल गई थी क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि इस पूरी महफिल में मैं नहीं बल्कि मेरी जेठानी ने अपनी खूबसूरती से तारीफ़ें लूट ली हैं। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी हुई थी और मेरी सारी फ्रेंड्स फ़ोटो शूट कर रही थी। मेरी फ्रेंड धीरे से मेरे कान में आकर कहने लगी, यार शीतल, दुल्हन तुम बनी हो लेकिन रंग रूप तो तुम्हारी जेठानी पर चढ़ा हुआ है। सच में तुम्हारी जेठानी तो तुम्हारे पति की भाभी नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन लग रही है। हर किसी की नज़रें मेरी जेठानी पर ही जमी हुई थी। लगता ही नहीं था कि वो अर्नव की बड़ी भाभी हैं। मैंने तो आज से पहले इतनी जवान और खूबसूरत नहीं देखी थी। अपनी दोस्त की बात सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि फालतू की बातें मत करो। मैं दुल्हन हूँ और मेरी वैल्यू कम नहीं हो सकती। लेकिन मेरे दिल में ये बात मुझे भी अच्छी तरह से महसूस हो चुकी थी कि मुझसे कहीं ज़्यादा वैल्यू मेरी जेठानी को मिल रही थी। लोग मुझसे ज़्यादा मेरी जेठानी की खूबसूरती से इम्प्रेस हो रहे थे और मैं ये भी अच्छी तरह से जान गई थी कि मुझसे ज़्यादा प्रोटोकॉल मेरी जेठानी को मिल रहा था। वो जहाँ जाती लोगों की नज़रें उनके पीछे पीछे होती थी, यहाँ तक कि मुझसे ज़्यादा लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और उसी दिन से मेरे दिल में अपनी जेठानी के लिए नफ़रत की आग भड़क उठी थी। अर्नव क्योंकि सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही यहाँ आए हुए थे। अपनी शादी की सारी रस्में कंप्लीट हो जाने के बाद वो यहाँ से जाने वाले थे। अर्नव की जॉब जयपुर शहर में थी और वो कमाते भी अच्छा थे, इसलिए उनके घर में हर आराम की चीज़ें मौजूद थी। इन दिनों में उन्होंने अपना सारा टाइम मेरे साथ साथ अपनी भाभी को भी बराबर से ही दिया था। जहाँ कहीं भी हम लोग गए थे, उन्होंने अपनी भाभी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि वो हमारे साथ साथ ही हर जगह जा रही थी। अर्नव की अपनी भाभी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। सुना था कि जिस दिन से उनके पति की मौत हुई है, उसी दिन से मेरे पति ने अपनी भाभी के लिए अपने दिल में उनकी वैल्यू और ज़्यादा गहरी कर ली थी और वो अपनी भाभी को पहले से ज़्यादा वैल्यू देने लगे थे और उनका ख्याल रखने लगे थे। उन दोनों देवर भाभी के बीच खूब हंसी मजाक होती थी और एक दूसरे को दोनों बहुत अच्छी तरह से समझते थे।
दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे जैसे दोनों की उम्र बराबर की हो और उन दोनों के दरमियान दोस्ती जैसी बातें होती हो। उन दोनों के बीच इतनी करीबी बातें होते हुए देखकर मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अर्नव कुछ दिन हमारे साथ गुजार कर वापस जयपुर चले गए। मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत उसी दिन से पैदा हो गई थी जिस दिन से मैंने उन्हें पहली बार देखा था और मुझे पता चला था कि ये मेरे पति की भाभी है। क्योंकि देवर भाभी को इतना अटैच होते हुए देखना ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अपनी जेठानी का उठना बैठना, पहनना ओढ़ना सब कुछ मेरी आंखों में चुभने लगा था क्योंकि उन्होंने मेरी खूबसूरती को अपने सामने कम कर दिया था। आखिर मेरी जेठानी विधवा औरत थी, उन्हें तरीके से पहनना ओढ़ना चाहिए था। मेरी जेठानी तो बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह रहती थी। वो लगभग 40 साल की उम्र की थी। इतनी उम्र में आकर भी उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। ना ही उनके चेहरे पर कोई दाग धब्बा और ना ही कोई पिंपल और ना ही उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। मेरा खूबसूरत होने का सारा घमंड उनके आगे चूर चूर हो गया था क्योंकि घमंड करने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। मैं जहाँ जाती थी मेरी जेठानी मेरे साथ होती थी और उनके आगे किसी की भी नज़र मुझ पर पड़ती ही नहीं थी। एक दिन इसी तरह ही बातों बातों में मैंने अपनी जेठानी से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी शादी लगभग 10 या 12 साल पहले हुई थी। लगभग शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति की मौत हो गई थी। मैंने उनसे पूछा था कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आप चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। इस घर में मेरे पति की यादें बसती हैं, इसलिए मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। ये बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि भला इतनी खूबसूरत और दूसरी शादी आसानी से कर सकती थी। अगर वो विधवा है और उनको अपने पति के मरने का इतना ही गम है तो फिर वो इस तरह से अपने आप को हीरोइन की तरह बनाकर क्यों रखती है। मुझे लगा कि ये औरत मेरे सामने अपने पति को याद करके सिर्फ रोने का नाटक कर रही है। मेरे दिल में अपनी जेठानी के लिए नफ़रत बढ़ती चली गई, बल्कि और गुजरते हुए दिनों के साथ जेठानी के लिए मेरे दिल में नफ़रत बढ़ती ही चली जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर आता था जब कोई मेरे सामने मेरी जेठानी की तारीफ़ कर देता था। तब तो मैं गुस्से से जल भुनकर राख हो जाती थी। मेरे भाई की शादी आई तो मैंने अपने भैया की शादी के लिए खूब तैयारी की थी और 2 दिन पहले ही पार्लर में जाकर हर तरह की सर्विस भी ली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बार अपनी जेठानी को खूबसूरती में मात देकर ही रहूँगी, लेकिन इस बार फिर से मैं गलत साबित हो गई थी। मैं पूरी तरह तैयार होकर अपने कमरे से निकली। मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और ये साड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और बड़े शोरूम से ख़रीदी थी। यहाँ तक कि मैंने अपने सारे गहने भी पहने हुए थे, बल्कि बहुत फेमस पार्लर से मेकअप भी करवाया था और मुझे यकीन था कि आज मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। दिल ही दिल में अपनी तारीफ़ करते हुए अपनी जेठानी को जलाने के लिए उनके कमरे में पहुँच गई थी। जैसे ही मैंने अपनी जेठानी को देखा तो मेरी नज़र अपनी जेठानी के ऊपर जमकर रह गई थी। मुझे उनसे हरगिज़ भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक विधवा औरत होते हुए और मेरी जेठानी ने दुल्हनों की तरह लाल रंग का लहंगा पहन रखा था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो एक विधवा औरत है। पता नहीं मेरी जेठानी इतनी ज़्यादा खूबसूरत और जवान कैसे नज़र आती थी, जबकि मेरी तो अभी नई नई शादी हुई थी। मैं नई दुल्हन थी और अभी 1-2 महीने के अंदर ही मैं इस तरह से ढल गई थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हो चुके थे और चेहरे पर पिंपल्स भी निकल आए थे। ससुराल में आ जाने के बाद मेरे शरीर का रंग भी दबा दबा सा हो गया था। मेरे चेहरे की चमक झुलसकर मुरझा गई थी। शायद ये सब इसी जलन का नतीजा था जो मेरे दिल में मेरी जेठानी के लिए पैदा हो रही थी। लेकिन मैं अपनी जेठानी को जब भी देखती तो हैरान रह जाती थी। मैं एक औरत होकर भी दूसरी औरत की खूबसूरती से नज़रें नहीं चुराती थी और इसी बात ने मुझे उनसे जलने पर मजबूर कर दिया था। मैंने ना चाहते हुए भी जलन की वजह से उनसे कह दिया था कि भाभी, कम से कम आप विधवा औरत हो, इस बात का तो ख्याल रखा करो। विधवा औरत होने के साथ साथ आपकी उम्र भी होने लगी है, जबकि आपको तो लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन आज आप ही बनने वाली हो। विधवा औरत को
ऐसे कपड़े पहनकर जब लोग देखते हैं तो बातें बनाने लगते हैं। मेरी बात सुनते ही मेरी जेठानी को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि मुझे देखकर तुम्हें कहीं से लगता है कि मेरी उम्र लगने लगी है और मैं सिर्फ तुमसे रिश्ते में बड़ी हूँ। और भाभी, मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और जवान नज़र आती हूँ। मेरी जेठानी ने खूबसूरत सोने का हार अपने गले में पहना हुआ था और एक शातिराना नज़र मुझ पर डालते हुए वो अपनी हील पटक पटक कर दिखाती हुई कमरे से निकल गई थी। मजबूरन मुझे भी उनके पीछे पीछे ही जाना पड़ा था। कहने को तो वो मेरी जेठानी थी, लेकिन किसी मॉडल की तरह नज़र आती थी, जो 45 साल की उम्र पर भी ऐसे परफेक्ट बनकर रहती थी कि मैं उन्हें देखकर हैरान हो जाती थी। सिर्फ मैं ही उन्हें देखकर हैरान नहीं होती थी, बल्कि दुनिया हैरान थी, जिसको उनकी सही उम्र के बारे में ना तो पता होता था और ना ही उनको ये पता होता था कि ये औरत विधवा है और इसकी शादी को 10-15 साल हो गए हैं। लोग उन्हें देखकर अंदाज़ा लगा लिया करते हैं कि ये 20 या 25 साल की जवान खूबसूरत लड़की है, क्योंकि पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था तो मैंने भी उन्हें अपने पति की छोटी बहन ही समझा था। लगभग 2 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम जब शादी के हॉल में पहुंचे तो मेरी मम्मी मुझे देखकर गुस्से में कहने लगी, शीतल, तुम्हारे भैया की शादी है और तुम सबसे लास्ट में आ रही हो। न जाने कितने मेहमान तो आकर चले गए हैं। मैंने एक नज़र अपनी जेठानी की तरफ डालते हुए अपनी मम्मी को इशारा करके कह दिया कि मेरी जेठानी का सजना संवरना ख़त्म होता तब मैं घर से निकलती ना। मेरी मम्मी ने जैसे ही मेरी जेठानी को देखा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो हंसकर कहने लगी कि शीतल, तुम्हारी जेठानी को देखकर तो लगता ही नहीं है कि ये विधवा औरत है। ऐसा लगता है जैसे इसकी तो अभी नई नई शादी हुई है। ये तो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र की लग रही है। मम्मी की बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मेरी जेठानी की वजह से मेरे भैया की शादी की पूरी तैयारी मेरी ख़राब हो गई थी। हर कोई उन्हें देखकर हैरान होता और उनकी तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक कर रहा था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी शादी को 10-15 साल हो गए हैं और वो विधवा औरत है और वो मेरी बड़ी जेठानी है। बल्कि सब लोग यही समझ रहे थे कि जैसे वो मेरी छोटी नंद है। मैं जो इतने टाइम से अपने भैया की शादी की तैयारी कर रही थी, किसी एक ने भी मुझे नज़र भर कर नहीं देखा था, क्योंकि सबका ध्यान तो सिर्फ मेरी जेठानी ने ही अपनी तरफ खींच लिया था और सब मेरी जेठानी को देख देख कर तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। फंक्शन के लास्ट में मेरी जेठानी ने एक बहुत ही अजीब सी हरकत की थी। वो मेरे कज़न भाइयों के साथ इस तरह से बातों में बिजी थी जैसे वो उनको बहुत पहले से जानती हो। काफ़ी देर तक तो मैं उन लोगों को देख रही थी और जब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर निकल गई तो मैंने उनके करीब जाकर फ़ौरन ही भाभी जी कहकर अपनी जेठानी को पुकारा। मेरी जेठानी के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ही बदल गए थे। उन्हें इस मौके पर मेरा इस तरह से दखल अंदाजी करना बहुत ही बुरा लगा था। मेरे सारे भाइयों ने एकदम से ही मुझे चौंक कर देखा और पूछने लगे कि क्या ये तुम्हारी जेठानी है। मैंने कहा कि जी, ये मेरी जेठानी है। मेरे सारे कज़न ब्रदर फ़ौरन ही हैरान हो गए थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, भाभी जी, उधर आपको मेरी मम्मी जी बुला रही हैं। वो मेरे पीछे पीछे चलते हुए गुस्से में आकर कहने लगी, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है? जब कुछ लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और क्या ज़रूरत है हर किसी को चीख चीख कर बताने की कि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। उम्र में तो तुम भी मुझसे कई गुना ज़्यादा बड़ी लगती हो। अपनी जेठानी की ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। न जाने वो ऐसा क्या लगाती थी। वो सच में मुझसे उम्र में काफ़ी छोटी लगती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उनका सच जान कर ही रहूँगी, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में वो इतनी जवान खूबसूरत थी, तो इसके पीछे कोई ना कोई बात तो ज़रूर थी। अपने भैया की शादी का फंक्शन कंप्लीट होने के बाद जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे दिल में अपनी जेठानी के लिए नफ़रत की आग बरस रही थी। मेरे पति तो दूसरे शहर में रहकर नौकरी कर रहे थे। इधर घर में सिर्फ मेरे साथ मेरी जेठानी ही रहती थी। वैसे तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत थी, लेकिन जिस तरह हर मौके पर मेरी जेठानी मेरे हिस्से की भी तारीफ़ें बटोर लेती थी, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। हर कीमती जेवर और कपड़े उनके पास मौजूद थे। कमाते मेरे पति थे, लेकिन मज़े उनके आ रहे थे। और सबसे बढ़कर यह है कि वो जहाँ पर खड़ी होती थी, जवान लड़कों की नज़र उन पर टिकी रहती थी। आज भी पूरे फंक्शन में सबने मुझे छोड़कर उनकी तारीफ़ की थी
और मेरी तरफ के सारे लड़के भी उन्हें इस तरह से देख रहे थे जैसे किसी जवान लड़की को देखा जाता है। मेरे पति अर्नव के मेरे पास कॉल आई तो मैंने जले भुने अंदाज में उन्हें भी ये बात बता दी कि अपनी भाभी से कहो, विधवा होने के बाद भी उनके बनाव सिंगार कम नहीं होते। विधवा होते हुए जिस तरह वो चटक मटक से घर से बाहर निकलती हैं, मैं उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा होती हूँ। मेरी बातें सुनकर मेरे पति कहने लगे, हाँ, भाभी ने मुझे अपनी कुछ पिक तो व्हाट्सअप की थी। वो तो सच में बहुत खूबसूरत और कोई कम उम्र की लड़की लग रही थी। इसमें बुराई क्या है? अगर वो अच्छी दिखना चाहती हैं तो ये उनका हक है। और क्या विधवा औरतों का तैयार होने का दिल नहीं करता या उनसे सारे हक छीन लिए जाते हैं? तुम्हें आखिर उनसे क्या प्रॉब्लम हो गई है? मैंने तुम्हें भी तो बहुत सारे पैसे भेजे थे ना, तुम भी तो अच्छी तरह से अपनी शॉपिंग कर सकती थी। अर्नव की इन बातों ने मेरे दिल में और ज़्यादा आग लगा दी थी। मैंने अपने पति से और ज़्यादा बात किए बिना ही फ़ोन काट दिया था। मुझे उनसे बस इतना जानना था कि किस वजह से मेरी जेठानी इतनी जवान और खूबसूरत नज़र आती थी, और यही सच जानने के लिए मैंने मेहनत शुरू कर दी थी। अगले दिन रोज़ की तरह मेरी जेठानी ज़रूरी काम कहकर घर से बाहर निकली तो पीछे से मैंने उनके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई ऐसी क्रीम या दवाई का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से उनका चेहरा इतना निखरा हुआ है, लेकिन काफ़ी देर तक उनके कमरे की तलाशी लेने के बाद मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई थी, बल्कि एक फ़ाइल ज़रूर मिली थी जिसके ऊपर मेरी जेठानी का नाम लिखा हुआ था, और वो किसी अस्पताल की फ़ाइल लग रही थी। उस फाइल पर डेट भी लगभग 7 साल पुरानी थी। मेरी जेठानी को 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए उन्हें न सिर्फ अस्पताल जाना पड़ा बल्कि इतनी मोटी फाइल भी बन गई थी। और जैसे ही मैंने वो फाइल खोलकर देखी तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने जाहिर हो गया था। मेरी जेठानी ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई थी और इसी सर्जरी ने उनके चेहरे को पूरी तरह से बदल दिया था। वो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और जवान हो गई थी, और भी उन्होंने बहुत से ट्रीटमेंट किए हुए थे जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर भी जवान लड़कियों जैसा हो गया था। और फिर उनकी अलमारी में मुझे कुछ पैसों की स्लिप भी मिल गई थी जो उन्होंने जिम में जमा करवाई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो रोज़ाना ज़रूरी काम का कहकर जिम को जाती थी, इसलिए वो इतनी ज़्यादा फिट लगती हैं। मेरी जेठानी की जवानी का राज पूरी तरह से मेरे हाथ आ गया था, और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उनकी सारी जवानी और खूबसूरती सर्जरी का ही नतीजा है, वरना मेरी जेठानी भी एक 40 साल की आधी उम्र की औरत होती। लेकिन मेरी जेठानी की लाखों रुपए खर्च करके सर्जरी करवाने की क्या ज़रूरत आ गई थी? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे पति कितने ही सालों से अपने घर से दूर रहकर मेहनत से पैसा कमा रहे थे, और मेरी जेठानी यहाँ इन कामों में उनके पैसे बर्बाद कर रही थी। ये बात मेरे दिमाग में आते ही मेरा दिल जलकर रह गया था, और इस आग को कुछ ही वक्त में हवा भी मिल गई थी जब मैंने खुद अपनी जेठानी को एक जवान लड़के के साथ घर लौटते हुए देखा। मैं खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। एक खूबसूरत सा लड़का मेरी जेठानी को घर के दरवाजे तक ड्रॉप करके गया था। मेरी जेठानी अंदर आई तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप किसके साथ आई हैं? तो वो कहने लगी, तुम मेरी देवरानी हो और देवरानी ही बनकर रहो। ज़्यादा मेरी जासूसी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अपने देवर से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवा दूंगी। वो हमेशा मुझे यही धमकी देकर खामोश करवा दिया करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर में मुझसे ज़्यादा मेरे पति उनकी बात को मानते हैं। मेरे पति हमेशा मेरी जेठानी की ही साइड लिया करते थे। मुझे पता था उनके होते हुए कभी मेरे पति मुझे वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने विधवा बनकर मेरे पति के घर का ध्यान रखने के लिए शादी नहीं की थी। लेकिन मैं खामोश रहने वालों में से नहीं थी, क्योंकि हमारी इज्जत को दाग लग रहा था, और ये दाग किसी और की वजह से नहीं बल्कि मेरी जेठानी की वजह से ही लग रहा था। इसलिए मैंने अपने पति से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि आपकी भाभी को खूबसूरत नज़र आने का बहुत शौक़ है, और इसलिए उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। मेरी बात सुनकर अर्नव चौंक गए थे और कहने लगे, क्यों फालतू की बकवास करती रहती हो? मेरी भाभी शुरू से ही इतनी खूबसूरत और जवान दिखती हैं, उन्हें सर्जरी की क्या ज़रूरत है? तुम उनसे जलना बंद कर दो तो सारी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। अर्नव की बात पर तो मैं हैरान रह गई थी। वो कैसे देवर थे जिन्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था? मैंने अर्नव से कहा कि मैं सच कह रही हूँ,
लेकिन अर्नव ने मेरी किसी भी बात का यकीन किए बिना ही कॉल कट कर दी थी। उस दिन के बाद से मैंने अपनी जेठानी की जासूसी करना शुरू कर दी। जब भी वो घर से बाहर निकलती तो मैं उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगती और रोज़ाना वापसी पर उन्हें एक जवान लड़का छोड़ने के लिए घर आया करता था। कभी कभी तो मैं हैरान होती थी कि वो अपने पति के मर जाने का फ़ायदा उठा रही हैं और इतनी घटिया हरकत कर रही हैं। मेरे पति को ये दिखाना चाहती है कि अपने पति की याद में वो दूसरी शादी नहीं कर सकती और उनके पीछे लड़कों से चक्कर चला रही है ताकि वो अपने देवर की नज़रों में अच्छी तरह रह सके। मेरे पति को अपनी भाभी पर बहुत भरोसा था और वो अर्नव के पीछे इतनी घटिया हरकत कर रही थी। और फिर एक रात मुझ पर आसमान ही टूट पड़ा था। जब रात के अंधेरे में मैं किसी काम के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने अपनी जेठानी के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मुझे उस आवाज़ ने चौंका दिया था। हमारे घर में तो सिर्फ मेरी जेठानी और मेरे अलावा कोई नहीं रहता था, लेकिन रात के इस टाइम पर मेरी जेठानी के कमरे से किसी लड़के के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं दबे पाँव अपनी जेठानी के कमरे तक पहुंची तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरी जेठानी एक लड़के के साथ अपने कमरे में मौजूद थी और न जाने वो दोनों किस तरह की बातों में बिजी थे कि उन्हें इस बात का होश ही नहीं रहा था कि मैं उनकी बातें कान लगाकर सुन रही हूँ। मैंने गौर से उनकी बातों को सुनने की कोशिश की तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी जेठानी कह रही थी कि अर्नव को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही मैं चाहती हूँ कि उसे हमारी मुलाकात के बारे में कुछ भी खबर हो। शीतल, लाख कोशिश भी कर ले तो वो अर्नव को कभी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि अर्नव मेरी बहुत इज्जत करता है और उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। उस लड़के ने मेरी जेठानी का हाथ पकड़ा और उन्हें चूम लिया और कहने लगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाकी की ज़िंदगी मेरे साथ गुजारो, मेरे घर में रहकर मेरे साथ। लेकिन अगर तुम अपने देवर और जेठानी को नहीं छोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन मुझसे मिलना जुलना और बात ख़त्म मत कर देना। वो लड़का तो इमोशन में खो गया था, न जाने क्या क्या कह रहा था, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ी रहना भूल गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जेठानी के कमरे से अपने कमरे तक का फासला तय किया था और मैं चक्कर खाकर बिस्तर पर लेट गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जेठानी इसलिए जवान और खूबसूरत नज़र आना चाहती है क्योंकि उन्हें इस तरह के लड़कों के साथ रिश्ते बनाने थे। वो लड़का लगभग कोई 18 साल की उम्र का था और मेरी जेठानी उसका इस्तेमाल कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी जेठानी की सच्चाई किसी भी हाल में सबके सामने लाकर ही रहूँगी। मुझे आइडिया आया कि सबसे पहले तो मुझे अपने पति को फ़ोन करके सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन फिर साथ ही ये ख्याल भी आया कि कुछ देर पहले ही मेरी जेठानी ने जो बात कही थी वो बात बिल्कुल ठीक थी। अर्नव कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उनकी नज़र में तो उनकी भाभी ही शरीफ और इज़्ज़तदार औरत थी। बहुत सोच समझने के बाद अपनी जेठानी का राज खोलने के लिए मैंने एक नया तरीका ढूंढ लिया था और अर्नव को फ़ोन मिलाकर उनसे कह दिया कि भाभी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉक्टर ने उनके बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं और उन्हें कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाभी नहीं चाहती कि मैं ये खबर आपको दूं। आप कुछ दिनों के लिए खामोशी से वापस घर चले आओ। अपनी भाभी की बीमारी का सुनकर अर्नव के होश उड़ गए थे और वो कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, मैं कल रात ही घर वापस आ रहा हूँ। भाभी को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं वहाँ आकर खुद उनसे मिल लूँगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने हिस्से की चाल चल दी थी क्योंकि यही एक अकेला तरीका था जिसको इस्तेमाल करके मैं अपनी जेठानी की सच्चाई अपने पति के सामने ला सकती थी और इन लड़कों को भी मेरी जेठानी की हकीकत के बारे में पता चल जाता। मेरे पति को अपनी भाभी की हकीकत के बारे में पता चलता तो वो अपनी भाभी पर भरोसा करना बंद कर देंगे। अगले दिन रात के 8 बजे तक मेरे पति घर वापस आ गए थे। मैंने उन्हें खामोशी से अपने कमरे में लाकर बैठा दिया था और जेठानी के कमरे में ये कहकर नहीं जाने दिया कि वो अभी दवाई खाकर सो रही हैं। मुझे सही टाइम आने का इंतज़ार था। मैं जानती थी कि वो लड़का रात को मेरी जेठानी से मिलने ज़रूर आएगा और जैसे ही रात का 1 बज गया तो मुझे महसूस हो गया था कि वो लड़का उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में जा चुका है। मैंने अर्नव से कहा कि भाभी के जगाने का टाइम हो गया है, चलो उनके कमरे में चलते हैं। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी
क्योंकि आज ना सिर्फ मेरी जेठानी का सच खुलने वाला था, बल्कि शायद हमेशा के लिए मेरी जेठानी की मुझसे जान भी छूट जाएगी। और इस बात का यकीन भी हो जाता कि मेरी जेठानी ने उनकी मेहनत की कमाई को किस तरह से बर्बाद किया है। जैसे ही मैं और अर्नव कमरे के अंदर दरवाज़ा खोलते ही दाखिल हुए, तो मेरी जेठानी के हमें देखते ही होश उड़ गए थे, क्योंकि वो इस लड़के के साथ बैठी हुई थी और वो लड़का उनके कंधे पर सर रख कर बैठा था। कुछ देर तक तो अर्नव शॉक्ड रह गए थे और फिर कहने लगे, भाभी ये सब क्या है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या आपको पता नहीं कि मैं इससे नफरत करता हूँ और आप अब भी इसके कांटेक्ट में हो? ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। क्या उनकी भाभी का पहले से ही इस लड़के के साथ रिश्ता था और क्या अर्नव पहले से ही इस बात को जानते थे? अर्नव की भाभी की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, मैं क्या करूं, मेरा इसके साथ खून का रिश्ता है। मेरे माता पिता तो है नहीं, एक यही तो मेरा इस दुनिया में अपना है, बाकी मेरा कोई नहीं है। भला मैं इससे कैसे मुंह फेर सकती हूँ? मेरे पति अपनी भाभी की आंखों में आंसू देखकर खामोश हो गए थे और कहने लगे, ठीक है, अगर आप इससे मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे पीछे जब मैं घर में मौजूद हूँ तो आपको इसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। देवर भाभी के बीच होने वाली बातचीत ने तो मुझे हैरान कर दिया था। वो लड़का मेरा छोटा भाई था। अर्नव ने मुझे इतना हैरान होते हुए देखा तो कहने लगे, मेरी भाभी, दरअसल कि ये लड़का भाभी का छोटा भाई है। लगभग 5 साल पहले इसको मैं अपने साथ जयपुर ले गया था और वहाँ पर मैं इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठा रहा था, ये सोचकर कि इसके माता पिता नहीं हैं और ये मेरी भाभी का छोटा भाई है, इसलिए ये मेरे लिए भी भाई जैसा ही हुआ। मैं इस पर बहुत ही भरोसा करता था। मैंने इसका वहीं पर स्कूल में एडमिशन करवा दिया था और ये मेरे साथ मेरे ही फ्लैट में रहता था। इसने वहाँ पर बच्चा होने का फ़ायदा उठाया था और जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वहाँ के लोगों के घरों में चोरी करने लगा था। मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ। लोगों को तो यही लगता था कि ये मेरा सगा भाई है, इसलिए लोगों ने मुझे वहाँ पर चोर का भाई कहकर पुकारना शुरू कर दिया। मैं उनके ये शब्द समझ नहीं पाता था कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। जब काफ़ी दिन इसी तरह से गुजर गए तो मैंने देखा कि एक आदमी ने इसको चोरी करने के आरोप में पुलिस के हवाले कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे बचाया था। इसकी वजह से मेरी वहाँ पर बहुत बेइज्जती हुई और मैं किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं बचा था। लोगों ने इसके साथ साथ मेरी भी इंसल्ट करना शुरू कर दी थी। मेरे पास एक यही सल्यूशन था कि मुझे उस फ्लैट को खाली करना था। वो मुझे मेरी कंपनी वालों ने दिया था, लेकिन उस बिल्डिंग में मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी, इसलिए मुझे वो फ्लैट खाली करना पड़ा। मैंने उस फ्लैट को खाली कर दिया और फिर मैं किराए के फ्लैट में रहने लगा। इसकी हरकतों से तंग आकर मैं उसको यहाँ भाभी के पास छोड़ गया था और भाभी से कह दिया था कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा नफ़रत है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। अगर इसकी यही हरकतें रही तो ये हमारे घर में नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अगर ये मुझे कहीं भी नज़र आ गया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। भाभी, ये बिगड़ गया है, इसे आप हॉस्टल में भिजवा दो। भाभी ने मुझसे उसकी तरफ से माफ़ी मांगी थी और इसे हॉस्टल में भेज दिया था। उसने हॉस्टल में भी ढंग से पढ़ाई नहीं की तो स्कूल वालों ने 3 बार फेल होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया। अभी ये चोरी चुपके मेरी भाभी से मिलकर उनको अपने साथ अपने माता पिता के घर में रखना चाहता है, ताकि भाभी इसका ख्याल रख सके, क्योंकि भाभी का छोटा और लाडला भाई है। इस वजह से भाभी इसको कुछ नहीं कहती है। शायद भाभी के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है और यही वजह है कि उसकी इतनी सारी गलतियां होने के बावजूद भी भाभी का दिल अब भी उनकी बातों में आ जाता है। वो उसका सगा भाई है, इसलिए वो उससे चोरी चुपके मिलती है। भाभी को पता है कि मैं उससे सख्त नफरत करता हूँ, इसलिए उसका इस घर में एंट्री करना बंद है। भाभी ने सोचा होगा कि अगर तुम्हें इस बारे में पता चल गया कि ये इस घर में आता है तो तुम मुझे बता दोगी, और अगर मुझे उसके बारे में पता चल गया तो मैं उसके इस घर में आने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें बतानी चाहिए। अपने पति की बात सुनने के बाद मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति अपने कमरे में चले गए थे और उधर मेरी जेठानी अपने कमरे में बैठी हुई अपने भाई से लिपट कर रो रही थी और उनका भाई उनसे माफ़ी मांग रहा था। मैं अपनी जेठानी के पास चली गई तो उन्होंने मुझे बताया कि 7 साल पहले
उनका चेहरा किसी हादसे की वजह से पूरी तरह से जल गया था और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी। उन्होंने ये खूबसूरत दिखने के लिए नहीं बल्कि अपने चेहरे को ठीक करवाने के लिए करवाई थी और इस बात को मुझसे इसलिए छुपाया था क्योंकि उन्होंने अभी तक ये बात अपने देवर को भी नहीं बताई थी। वो अर्नव को अपनी किसी भी परेशानी के बारे में ये सोचकर नहीं बताती थी कि वो इतनी दूर रहते थे। अगर वो उनकी परेशानी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आज सारी सच्चाई मेरे सामने खुलकर आ गई थी, लेकिन सच वो नहीं था जो दिखाई दे रहा था। मैंने हर बात को अपनी मर्जी से और अपने हिसाब से जोड़कर कहानी बना दी थी, जबकि असल कहानी तो बहुत ही अलग थी। वो लड़का मेरी जिठानी का छोटा भाई था। मेरी जिठानी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो अपने भाई की गलत हरकतों पर भी उससे प्यार करती थी। मेरी जिठानी का चेहरा बिगड़ गया था, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और एक मैं थी जो उनकी खूबसूरती के पीछे ही पड़ गई थी। और तो और मैंने उन पर शक भी किया था, जबकि वो लड़का उनका कोई और नहीं बल्कि भाई था। ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया था मैंने कि भाई बहन के रिश्ते पर आरोप लगाने के बारे में सोच लिया था। मुझसे ये क्या हो गया था कि जिससे मोहब्बत होती है उन्हें सिर्फ सुकून और खुशी दी जाती है, और मैं भी अपनी जिठानी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर अपने पति को सुकून दे सकती थी। मैंने अर्नव से वादा कर लिया था कि आज के बाद मैं कभी भी उनकी भाभी की शिकायत उनसे नहीं करूँगी और ना ही उनसे जलन रखूँगी, क्योंकि वो बेचारी तो पूरी तरह से जलने के बाद सर्जरी करवाने पर मजबूर हुई थी और वो अपने भाई को भी नहीं छोड़ सकती थी। जेठानी ने अपने भाई से कह दिया था कि अगर तुम्हें मेरे प्यार और साथ की ज़रूरत है तो तुम्हें ये गलत काम छोड़ने पड़ेंगे और मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम सीधे रास्ते पर चलोगे। उनके भाई ने उनसे वादा किया था और उसने उस दिन के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। मेरे पति ने भी उनकी अच्छी बातें देखते हुए उसे माफ़ कर दिया था और अब वो मेरी जिठानी का ही भाई नहीं बल्कि मेरा भाई भी बन गया है। हम दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं और वो अब पूरी तरह से सुधर चुका है और हम दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।